उफ, ये हॉटी कौन है वहाँ? नेहा ने दिल पर हाथ रखकर ठंडी आह भरते हुए पूछा। तो बाकी तीनों लड़कियों ने भी नेहा की नज़रों का पीछा किया। कबीर अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ जा रहा था। ब्लैक कलर में उसकी खूबसूरती पर्सनालिटी और भी जच रही थी। ये और हॉट? ओ प्लीज़, तुम्हारा टेस्ट कब से इतना खराब हो गया? मायरा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और अपना जूस का गिलास उठा लिया। उसे कबीर की तारीफ जरा भी नहीं भाई थी। आर यू ब्लाइंड? कांट यू सी दैट? बंदे के लुक्स देख, बॉडी देख, पर्सनालिटी देख। मैं तो खड़े खड़े शादी कर लूँ इससे। वैसे है कौन? सानिया ने भी कबीर की जमकर तारीफ कर दी। डैड के फ्रेंड का बेटा है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है हमारे घर में। एक नौकर से ज़्यादा कोई खास हैसियत नहीं है उसकी। ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मायरा ने नफरत से कहा, जिसे अंदर जाते कबीर ने भी सुन लिया था। एक पल को उसके कदम ठिठके। एक तेज गुस्से की लहर उसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गई थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच गई थीं, पर फिर वो बर्दाश्त की आखिरी हदों को छूकर आगे बढ़ गया। अपने बारे में मायरा के ऐसे लफ्ज उसके लिए नए नहीं थे, पर तकलीफ दे जरूर थे। ओ, तो यहाँ क्यों रहता है? सारा ने दिलचस्पी से पूछा। तुम क्या यहाँ उस पर पीएचडी करने आई हो? कब से उसी की ही बात की जा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ मेरी शादी को डिस्कस करने आई हो तुम लोग। अब मायरा को गुस्सा आ गया था। ओ या, सबने उसे गुस्से होते देखकर एक साथ कहा। अब ड्रेस को डिस्कस कर लें हम लोग, मायरा ने उन तीनों को बारी बारी देखते हुए कहा। तो उन तीनों ने सर हिलाया और फिर वो चारों अपनी बातों में लग गईं। मायरा, सानिया, नेहा और सारा, ये चार दोस्त थी। यूँ तो मायरा की दोस्त बदलती रहती थी, पर अब कॉलेज ख़त्म हो गया था तो यही कॉलेज की तीन दोस्त थी जो अभी भी उसकी दोस्त में आती थी। और आज ये सब गार्डन में बैठकर मायरा की शादी की प्लानिंग कर रही थी, जो अगले महीने थी। मायरा अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। आखिर उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से हो रही थी। कुछ तो उसे होना ही था। उधर कबीर हमेशा की तरह पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा उतार रहा था। उसके कानों में मायरा के अल्फाज गूंजे जा रहे थे और जितना वो सोचता उतना ही उसके गुस्से की शिद्दत बढ़ती जाती। पर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने वाला ना तो बाप था और ना ही सीने से लगाकर प्यार करने वाली माँ थी। उसे खुद ही खुद को शांत करना था और पंचिंग बैग उसका आखिरी हथियार था खुद को शांत करने का। काफ़ी देर तक पंचिंग बैग को धुनने के बाद उसका जिस्म पसीने से नहा गया था और उसकी मुट्ठियों के ऊपर हिस्से पर कुछ खून के कतरे भी निकल आए थे, पर वो अब शांत हो गया था। सुरेश मित्तल और अविनाश कपूर दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे। दोनों का काफ़ी मिलना जुलना था एक दूसरे से। दोनों ही अपने अपने परिवार में खुश थे। सुरेश जी कभी कभी हंसते हुए कहते थे कि वो अपने बेटे कबीर की शादी अविनाश जी की बेटी मायरा से ही करेंगे। इस तरह उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अविनाश जी भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे, पर दोनों ही इस बात को संजीदगी से नहीं लेते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि प्लान क्रैश में सुरेश जी और उनकी पत्नी दोनों ही चल बसे। उस वक्त कबीर 9वीं क्लास में था। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। यूँ तो उसके कई रिश्तेदार थे, मामा, बुआ, मौसी, पर कोई भी कबीर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, और जो लेना चाहते थे वो सब पैसे की लालच की वजह से। कबीर छोटा था, पर वही समझ सकता था कि कौन उसे सच्चा प्यार करता है और कौन उसे अपने फायदे के लिए रखना चाहता है। ऐसे में अविनाश जी 15 साल कबीर को अपने साथ अपने घर ले आए। उन्हें इस छोटे से बच्चे से बेहद लगाव था। वो जब भी सुरेश के साथ उनके घर जाते थे तो कबीर से घंटों बात करते थे। कबीर शुरू से ही बेहद ज़हीन और होशियार लड़का था। अविनाश जी को उसके साथ वक्त बिताकर अच्छा लगता था। कबीर भी अविनाश जी के साथ अच्छा महसूस करता था, इसलिए कबीर उनके साथ चला आया। वो कबीर को घर तो ले आए, पर उनकी पत्नी पूजा को उसका उनके घर में रहना जरा भी नहीं भाया था। वो अपनी बेटी की ही जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल से उठा रही थी, तो फिर भला वो एक और बच्चे की जिम्मेदारी किस तरह से ले सकती थी? वो एक सोशल लेडी थी। उनकी पार्टीज और क्लब दोनों में इस चीज़ से खलल डाल पड़ रहा था जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। उधर मायरा को भी कबीर का आना जाना नहीं भाया था। अविनाश जी का प्यार जो बट गया था। अविनाश जी वैसे ही मायरा को कम वक्त दे पाते थे, और अब उस वक्त में से भी कुछ वक्त कबीर का हो गया था, जो उसके नन्हे से दिल में कबीर के लिए नफरत भर गया था। एक दिन कबीर स्कूल गया हुआ था और वो
तभी स्कूल से लौटी थी। मायरा ने देखा कि उसकी मम्मी डैडी लड़ रहे हैं। उसने कभी अपनी मम्मी डैडी को इस तरह से लड़ते नहीं देखा था। उसे मम्मी डैडी का इस तरह से लड़ना समझ नहीं आया था। वो काफ़ी देर तक बात को समझने की कोशिश करती रही और फिर आखिर वो समझ गई कि लड़ाई कबीर को लेकर है। उसकी मम्मी कबीर को यहाँ से भेजना चाहती थी और उसके डैड को ये कतई मंजूर नहीं था। और फिर कई बार ऐसा ही होने लगा था। दोनों की लड़ाई बढ़ने लगी थी। फिर आखिर उसकी मम्मी को ही हार माननी पड़ी थी। इस बात से मायरा के दिल में कबीर के लिए मज़ीद नफरत बढ़ गई थी। उधर कबीर को जहाँ अपने सिर से माँ बाप का साया उठने का दुख था, वहीं उसे दर बदर होने का दुख ज़्यादा हो गया था। वो समझ गया था कि अविनाश के घर में उसका रहना पूजा जी और मायरा को पसंद नहीं है। उसने अविनाश से बात की और अपने मामा के पास शिफ्ट होने की इजाज़त मांगी, जिसे अविनाश जी ने फौरन मना कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि कबीर का मामा एक बेहद लालची इंसान है। वो कबीर को अपनी बातों में फंसाकर उसकी सारी जायदाद अपने हिस्से में कर लेगा। और वैसे भी कबीर छोटा था, उसे इतनी समझ नहीं थी कि दुनिया के तेर पेच समझ सके। कबीर के लिए पूजा और मायरा का रवैया बिगड़ता चला गया। दोनों ही उससे नफरत सी करती थी। अविनाश का ज़्यादा वक्त ऑफिस में ही गुजरता था, जिससे उन्हें पता ही नहीं लग पाता था कि घर में क्या चल रहा है। पूजा और मायरा अविनाश के सामने कबीर के साथ ठीक ही रहती थी, जिससे अविनाश जी को लगता था कि अब सब ठीक है। कबीर ने भी अविनाश जी से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। वो उनके घर में उनकी अपनी वजह से झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप वो सब सह जाता था। वो यहाँ से जाना चाहता था, पर कबीर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह जाए। जहाँ पूजा और मायरा का रवैया उसे दूर जाने पर मजबूर करता, वहीं अविनाश जी का प्यार उसे रोक लेता था। और ऐसे में वो खुद बेहद मजबूर और बेबस महसूस करता था। वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे वो घर के कामों के साथ साथ अविनाश जी के साथ काम में उनका हाथ बटाता जा रहा था। छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारी ने उससे उसका बचपन छीन लिया था। बाहर का सारा काम उसके जिम्मे था। उसे भी अब आदत हो गई थी। कभी कभी उसे बेहद गुस्सा आता था। मायरा या पूजा के लफ्ज उसके दिल को छलनी से कर देते थे। वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल देता था। उसने सोच लिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो फौरन वहाँ से निकल जाएगा। मायरा एक आज़ाद ख्याल लड़की थी और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीती थी। वो एक अमीर लड़की थी और अमीरों वाले ही शौक रखती थी। पार्टियाँ, क्लबिंग, यही सब कुछ था उसकी ज़िंदगी में। और इसी के चलते हुए सुहेल नामे एक लड़के से टकरा गई, और वो टकराना कब मोहब्बत में तब्दील हुआ उसे खुद पता नहीं चला। सुहेल लंदन रिटर्न था और अब अपने पापा के साथ इंडिया में ही बिजनेस रन कर रहा था। यूँ तो मायरा मुस्तकिल मिजाज की ना थी, पर सुहेल से मिलकर उसने उसी से शादी करने का फैसला कर लिया था, जिसे उसने अविनाश जी से साफ साफ कह दिया था। अविनाश जी खुले जहन के इंसान थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार को उन्हें अपने दोस्त सुरेश से की गई बात याद आ गई थी, पर फिर मायरा की खुशी की वजह से वो चुप कर गए और इस तरह से मायरा की शादी सुहेल से तय हो गई। अब घर में मायरा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। कबीर खुश था। ए सुनो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, गाड़ी निकालो। मायरा ने लैपटॉप और काम करते कबीर से हुक्मिया अंदाज में कहा। सॉरी, मैं फ्री नहीं हूँ, तुम ड्राइवर को ले जाओ। कबीर ने उसे बिना देखे ही कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम चलोगे मेरे साथ, तो मतलब तुम ही चलोगे मेरे साथ, मायरा ने जिद्दी लहजे में कहा। कबीर ने एक उचटती सी नज़र उस मगरूर लड़की को देखा और फिर दोबारा अपने काम पर लग गया। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल प्रेजेंटेशन है और ये मुझे आज ही तैयार करना है, कबीर ने सपाट लहजे में कहा और अपना काम जारी रखा। वो वाकई बहुत ज़रूरी काम कर रहा था। तो तुम नहीं जाओगे? हाँ, मायरा ने सीने पर हाथ बांधते हुए उसे घूर कर पूछा, मानो अपनी बात सही करने का एक मौका दिया हो। नहीं, कबीर ने बिना लगी लपेट के कहा। फाइन, मायरा ने दांत पीस कर कहा। डैड, डैड, मायरा ने कबीर को एक नज़र गुस्से से देखा और अविनाश जी को आवाज़ देती हुई उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। कबीर ने सिर झटका और अपने काम पर लगा रहा। डैड, आप उससे बोलिए कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाए, अभी और इसी वक्त। मायरा अविनाश जी के सामने खड़ी जिद्दीपन से बोली, जो उसकी आवाज़ पर अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। मायरा ड्राइवर को भी ले जा सकती थी, पर अब उसे जिद हो गई थी कि वो कबीर के ही साथ जाएगी। वो इसे अपने ईगो पर ले गई थी। बेटे, वो काम कर रहा है, तुम अपनी मम्मा के साथ चली जाओ या फिर ड्राइवर के साथ। अविनाश जी ने एक नज़र
हॉल में सोफे पर बैठे काम करते कबीर को देखकर मायरा से बेहद नरमी से कहा, नो डैड, क्या उसका काम मेरी शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मायरा ने तुनक कर सवाल किया। नहीं, पर अविनाश जी ने उसे समझाना चाहा। बस डैड, वो मेरे साथ जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। मायरा ने मुंह बिगाड़ कर कहा। अच्छा ठीक है। अविनाश जी ने आखिर अपनी लाडली बेटी के आगे हथियार डाल दिए। मायरा के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। कबीर, जाओ बेटा, मायरा को शॉपिंग पर ले जाओ, ये काम मैं देख लूँगा। अविनाश जी ने कबीर के पास आते हुए उसके लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए कहा। कबीर ने चौंक कर अविनाश जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में खामोश सी इल्तिजा थी, जबकि उनके पीछे मायरा लबों पर मगरूर सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी उसे ही देख रही थी, मानो जता रही हो। कबीर ने गहरा सांस लिया और काम से हाथ हटा लिया। उसने लैपटॉप एक जानिब रखा और उठ खड़ा हुआ। हमेशा कुछ यूं ही होता था, यूं ही मायरा की बेकार जिदें पूरी होती थी और हमेशा बलि का बकरा उसे ही बनना पड़ता था। वो अपने गुस्से की दबाता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मायरा भी अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई। तुम हमेशा अपनी हैसियत भूल जाते हो ना, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें तुम्हारी हैसियत हमेशा याद दिलाती रहूंगी। इस घर की असली बेटी मैं हूँ। यहाँ मेरी बात की अहमियत तुम्हारे काम से कहीं ज़्यादा है। कीप दैट इन योर माइंड। मायरा ने ड्राइव करते हुए कबीर को अच्छी खासी डोज दे दी। कबीर के गुस्से से दिमाग की नसें तन गईं। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसका दिल किया साथ बैठी इस मगरूर लड़की को उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दे, पर वो ये चाह कर भी नहीं कर सकता था। उसने गहरा सांस लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। अपनी इतनी बेइज्जती पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। यूं तो उसे आदत हो जानी चाहिए थी अब तक, पर उसे हो ना सकी थी। वो दांत पर दांत जमाए गाड़ी ड्राइव करता रहा और फिर आखिर मॉल आ ही गया। वो गाड़ी पार्क करके उसके साथ साथ चल दिया। 3 घंटे की शॉपिंग के बाद आखिर माया मायरा ने अपना सारा सामान उसे पकड़ाया और उसे वापस चलने का इशारा किया। कबीर अच्छे से समझ गया था कि उसे ही क्यों अपने साथ लाना चाहती थी शॉपिंग पर, ताकि कबीर उसका नौकर बन सके, उसका सारा सामान उठाकर उसके पीछे पीछे चलता रहे। कबीर ने सिर झटका और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। अभी उसे घर जाकर बचा काम भी करना था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अविनाश जी ने सिर्फ उसे टालने के लिए बोला था कि वो उसका बचा हुआ काम वो कर लेंगे। वो ये काम नहीं करने वाले थे। वो काम बेहद बारीकी का था जो कबीर को ही करना था। ये कबीर है, मेरे दोस्त का बेटा कम और मेरा ज़्यादा। अविनाश जी ने कबीर को सुहेल और उसके डैड से मिलवाते हुए बताया। उनके अंदाज में फख्र और अजीब सा अपनापन था, जिसे महसूस कर जहाँ कबीर उनकी मोहब्बत पर सरोवर था हो गया था, वहीं सुहेल को अजीब सी जलन का एहसास हुआ। हेलो, कबीर ने भी हाथ बढ़ाकर पहल की। हेलो, सुहेल ने भी मसनूई मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया। आज सुहेल और उसके डैड मिलने आ गए थे। संडे था तो सब घर पर ही थे, यहाँ तक कि कबीर भी, वरना कबीर हर वीकेंड अपने असली घर यानी अपने माँ बाप के घर पर ही गुजारता है, और अविनाश जी ने भी इसके लिए उसे मना नहीं किया था। वो लोग अभी बिजनेस की बातें ही कर रहे थे जब पूजा और मायरा भी नीचे आ गई। सुहेल को देखकर मायरा का चेहरा गुलाब सा खिल उठा। वहीं सुहेल भी मायरा को देखकर मुस्कुराने लगा था। कबीर ने दोनों को देखा, फिर सर झटक कर अविनाश जी की जानिब मुड़ गया। जाओ मायरा, सुहेल को घर दिखा दो। पूजा जी ने उन दोनों को जानबूझकर अलग भेजा। वो दोनों की नजरें देख चुकी थी। यस मम्मा, कम। मायरा भी फौरन खड़ी हो गई और सुहेल को भी साथ चलने के लिए कहा। वो खुद भी सुहेल के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ये कबीर यहीं रहता है क्या? वो मायरा के साथ घर देख रहा था, तभी उसने पूछा। हाँ, उसके मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे, तब डैड उसे यहीं ले आए थे, तब से वो यहीं है। मायरा ने तफसील से जवाब दिया। अच्छा, सुहेल ने अदन दिलचस्पी से कहा और मायरा की बताई हुई जगह देखने लगा। और ये मेरा कमरा है। मायरा ने दोनों हाथ फैलाकर शान से अपना कमरा दिखाया। कमरा तो वाकई खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुहेल ने मायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। मायरा भी रेशम की डोर की तरह उसकी तरफ खींचती चली गई। ये क्या कर रहे हो? मायरा उसकी बाहें में मचलती बेचैनी से बोली। प्यार। सुहेल ने उसे शौक नजरों से देखते हुए कहा। सुहेल, प्लीज, ये सब शादी के बाद। मायरा उसकी मंशा समझकर उसकी बाहों से निकल के बोली। वो भले ही मॉडर्न थी,
पर अपनी हदों को जानती थी। उसने कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी। यहाँ वो एक पुराने ख्यालात की लड़की बन जाती थी। हिंदुस्तानी थी इसलिए मिट्टी का असर था। क्या यार, तुम भी बूढ़ी औरत की तरह बात कर रही हो? हमारी शादी होने वाली है, एक छोटी सी किस्त तो दे ही सकती हो। सुहेल का मूड बिगड़ गया था। सुहेल, मायरा ने सुहेल को घूरा। सुहेल ने उसे नाराज नजरों से देखा और फिर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। मायरा को एहसास हुआ कि सही तो कह रहा है वो। शादी में अब टाइम ही कितना था भला, और वैसे भी वो उसे नाराज भी नहीं करना चाहती थी। मायरा 2 पल बेचैनी से उसकी पुख्त देखी, फिर गहरा सांस लिया और खुद को तैयार करते उसके आगे आ गई। अच्छा ठीक है, लेकिन बस छोटी सी, ओके? मायरा ने उसके नाराज से चेहरे को देखते हुए मनाने वाले अंदाज में कहा। ओके। सुहेल एकदम ही मुस्कुरा दिया और फौरन ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा। मायरा को जाने क्यों अजीब सी घबराहट हुई, पर फिर उसने खुद को संभाला और सुहेल अभी आहिस्ता से मायरा की तरफ झुका ही था कि तभी कबीर उन्हें लंच के लिए बुलाने आ गया। मायरा, आप लोगों को नीचे लंच। ओह, आई एम सॉरी। कबीर खुले दरवाजे में खड़ा होकर उन्हें पुकार ही रहा था, पर सामने का मंजर देखकर वो बुरी तरह गड़बड़ाकर पीछे हुआ और फिर रुका नहीं, तेजी से वहां से निकलता चला गया। उधर मायरा और सुहेल भी हड़बड़ा कर पीछे हो गए। सुहेल को इस वक्त कबीर का वहां आना जहर सा लगा था। उसका मूड बुरी तरह बिगड़ गया था। मायरा भी शर्म से लाल सी हो गई थी। ये हर वक्त यूं ही घुसता रहता है क्या दूसरों की प्राइवेसी में? सुहेल ने बिगड़े हुए मूड के साथ पूछा। उसके चेहरे पर नागवारी साफ थी। हे, तुम अपना मूड खराब मत करो प्लीज। ये ऐसा ही है, मैं भी उससे परेशान हूँ। आओ चलो लंच करते हैं। अमान, मायरा उसका मूड ठीक करते हुए बोली और उसका हाथ पकड़कर लंच के लिए ले जाने लगी। पर सच तो ये था कि मायरा ऐसा करने से बचने पर खुश थी, इसलिए पहली बार उसे कबीर पर गुस्सा नहीं आया था। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। अब कबीर पर काम का जोर बढ़ता गया था। कभी उसे ऑफिस की कोई मीटिंग अटेंड करनी होती थी तो कभी किसी वजह से कहीं बाहर जाना होता, क्योंकि आजकल अविनाश जी ऑफिस कम ही जा पा रहे थे। वो ज़्यादातर घर पर ही रहते थे, जबकि कबीर ऑफिस के साथ साथ शादी की तैयारियों में लगा था। उसे कभी कैटरिंग वाले से मिलना होता, तो कभी डेकोरेशन वाले से मिलना होता, तो कभी शॉपिंग। उसका थकान से बुरा हाल हो गया था, पर फिर भी वो खुश था कि अब इस घर से आधी टेंशन खत्म होने वाली थी। अब बस उसे पूजा की ही बात सुननी पड़ेगी। वैसे अब पूजा जी भी कबीर को कुछ ज़्यादा नहीं कहती थी। उनका बर्ताव फिर भी ठीक था मायरा के मुकाबले। और फिर आखिर शादी का दिन भी आ पहुंचा था। हॉल दुल्हन की तरह सजा था, और होता भी क्यों ना, आज अविनाश जी की इकलौती और लाडली बेटी की शादी जो थी। हाई सोसाइटी में उनका एक अलग ही रुतबा था। सब मेहमान आ चुके थे। पूजा जी का भी अपना पूरा सोशल सर्किल आ गया था और सभी इंतजाम से बेहद इम्प्रेस नज़र आ रहे थे। कबीर ने सारा इंतजाम अपनी देखरेख में करवाया था। मायरा भी बहुत खुश थी। पूजा जी और अविनाश जी भी सबसे मिलजुल रहे थे। कबीर भी सारे इंतजाम को जिम्मेदारी से देख रहा था। अविनाश जी कबीर को जब सारी जिम्मेदारी निभाते देखते तो वो फक्र से मुस्कुरा देते। कबीर ने उनके बेटे की कमी को पूरा कर दिया था, न सिर्फ शादी के कामों में बल्कि और भी सभी जगह। पूजा जी को भी अब हल्का हल्का एहसास हो रहा था, पर वो जता नहीं रही थी। बारात आ गई थी। सुहेल बेहद बेहद खुश नजर आ रहा था। सब लोग बारातियों की आवभगत में लग गए। मायरा की दोस्त और सभी लड़कियां भी दूल्हे को देखने की ताक में नीचे ही उतर आई थी। सबको दूल्हा और बारातियों को देखने की जल्दी थी, सिवाय कबीर को। उसे उनके खाने की फिक्र हो गई थी। कबीर अभी कैटरिंग वालों को खाने के लिए बोल ही रहा था कि पूजा जी ने उसे रोक लिया। कबीर, पूजा जी ने उसे आवाज लगाई। जी। वो जाता जाता रुक गया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो। पूजा जी ने उसकी हुलिये की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो अभी भी सफ़ेद कुर्ते पजामे में आस्तीन चढ़ाए ही घूम रहा था। जी मैं अभी जा ही रहा हूँ बस। कबीर को जाने क्यों अच्छा लगा उनका यूँ फिक्र सा करना। वो फौरन खाना खुलवा कर ऊपर की तरफ बढ़ गया। वो अभी तैयार होकर निकला ही था कि उसे मायरा की आवाज़ सुनाई दी। ए रुको! मायरा की आवाज़ पर वो रुक कर पलटा। वो अपने कमरे के दरवाजे में सजी धजी खड़ी थी। कबीर 2 पल को चौंक सा गया। उसने आज तक मायरा को इंडियन कपड़ों में नहीं देखा था। वो जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स या वन पीस ही पहनती थी, पर आज वो लहंगा पहने बिल्कुल टिपिकल इंडियन दुल्हन लग रही थी। इस वक्त ऊपर कोई भी नहीं था। सब लोग दूल्हे को देखने में बिजी थे।
हाँ बोलो, कबीर ने उससे निगाहें हटाकर अपने मखसूस अंदाज में कहा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मायरा ने ऐसी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। कबीर के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। ओके, मैं लेकर आता हूँ, उसने कहा और नीचे खाना लेने चल दिया। वो खाना लेकर ऊपर आया तो वो बेड पर बैठी थी। कबीर हाथ में प्लेट थामे उसकी जानिब बढ़ गया। उसने खाने से भरी प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। भूख तेज लगी थी, इसलिए मायरा ने जल्दी से प्लेट पकड़ ली, पर हाथ में पहनी ज्वेलरी की वजह से वो प्लेट हाथ से फिसल गई और सारा खाना मायरा के खूबसूरत लहंगे को पल भर में खराब कर गया। वो दोनों ही बहुत चक्के से रह गए, पर अगले ही पल मायरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने जाने कितने बुटीक देखने के बाद ये लहंगा पसंद किया था। उसका इस तरह से खराब होना यकीनन एक बड़ी बात थी। वो बेहद तेज के आलम में उठी और एक जोरदार तमाचा कबीर के गाल पर चढ़ दिया। कबीर का चेहरा एक तरफ घूम गया। वो आंखें फाड़े बेकीन सा खड़ा रह गया, क्योंकि ये पहली बार हुआ था। दोनों में कितना भी झगड़ा हुआ हो या नाराजगी रही हो, कभी हाथ नहीं उठा था किसी का। कबीर की आंखें एकदम ही लाल हो गई थी। ये उसकी बर्दाश्त के बाहर की थी। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करे जाओगी। कबीर एक झटके से मायरा की दोनों बाहों को अपनी मजबूत मुट्ठियों में कैद करते हुए गुस्से से गुर्राया। आह, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह पकड़ने की? कबीर की पकड़ गुस्से की शिद्दत से इतनी तेज हो गई कि मायरा को उसकी उंगलियां अपनी बाह में धंसती महसूस हुई थी। तभी वो गुस्से से फुंकारी, मेरी हिम्मत की बात करती हो तुम? तुमने अभी देखी ही कहाँ है मेरी हिम्मत? इस लम्हे वो गुस्से से पागल हो गया था। वो सब भूल गया था इस लम्हे। याद रहा था तो बस उसका थप्पड़, जिसकी जलन अभी भी उसे अपने गाल पर महसूस हो रही थी। उसने उसके हाथ नहीं छोड़े और लाल आंखों से उसे घूरने लगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। नाजुक सी मायरा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी खुद को छुड़ाने में। जब उसने तब भी नहीं छोड़ा तो मायरा ने अपना एक पैर उसके घुटने में दे मारा। वो इसके लिए तैयार नहीं था। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और इसके पहले कि वो संभलता, मायरा ने दोबारा अपनी हील उसके पाँव पर मारी थी और वो जो संभलना लगा था, इस बार पर वो लड़खड़ाकर बेड पर गिरा। पर वो अकेला नहीं गिरा था, मायरा भी उसके साथ गिरी थी। इस वक्त वो मायरा के ऊपर था। दोनों को ही एकदम अपनी अपनी सिचुएशन का एहसास हुआ तो दोनों ही अपनी अपनी जगह जम गए। कबीर ने फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी शेरवानी मायरा की ज्वेलरी में उलझ गई। दोनों ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। कबीर ने उससे निगाह हटाई और जल्दी जल्दी अपनी शेरवानी उसकी ज्वेलरी से निकालने लगा। वो जल्द से जल्द उससे दूर हो जाना चाहता था। मायरा को भी उसकी कुर्बत से एक अलग सी सिहरन सी हो रही थी। दोनों का गुस्सा और तेज जाने कहाँ से खो गया था इस लम्हे। अच्छा, तो यहाँ ये सब चल रहा है? जाने कहाँ से सुहेल जिन की तरह नाजिल हो गया था और उनकी सिचुएशन को देखकर वो बुरी तरह जल भुन गया था। तभी तेज आवाज में दहाड़ा था। वो दोनों बुरी तरह हड़बड़ा गए। तभी कबीर ने बिना सोचे अपनी शेरवानी को पकड़कर खींच लिया, जिससे वो थोड़ी सी फट गई, पर उसने परवाह नहीं की। नहीं सुहेल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी। मायरा ने भी फौरन ही उठते हुए सक पकाकर सफाई देनी चाहिए, पर सुहेल ने उसे हाथ उठाकर मना कर दिया। बस मायरा बस, अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों मुझे खुद के पास नहीं आने देती थी। सारी ख्वाहिशें तो ये पूरी कर रहा होगा ना तुम्हारी? सुहेल के दिल का सारा जहर उनकी जुबान पर आ गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा और इसका कोई ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। अभी हम गलती से कबीर इस झूठे इल्जाम पर बिफर ही तो गया था। बंद करो अपनी बकवास तुम। सब देख लिया मैंने। अंधा नहीं हूं मैं कि मुझे कुछ दिखाई ना दे। मैं तो बहाने से इसे मिलने आया था। मुझे क्या पता था यहाँ सब ये हो रहा होगा। सुहेल गुस्से से चीख पड़ा। वो इतनी तेज चीखा कि घर वाले तक भी ये आवाज़ चली गई। सब लोग पल में जमा हो गए। न सिर्फ घर वाले बल्कि कुछ मेहमान भी वहीं आ गए। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह क्यों? अविनाश जी ने पूछा। उनकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहेल इस तरह क्यों चीख रहा है, और कबीर और मायरा भी चुप खड़े थे। आप मुझसे पूछ रहे हैं? बेहतर होता अगर ये अपनी बेटी से पूछ लेते तो। आज ये सब देखने को तो नहीं मिलता, सुहेल ने बदतमीजी से कहा। सुहेल, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच। मायरा ने एक बार फिर से उसे समझाना चाहा। बेबसी से उसकी आंखों में पानी आ गया था। सब लोग तमाशाई बने देख रहे थे। अरे लेकिन हुआ क्या है?
सुहेल के डैड आखिर चिल्ला उठे। ये और इसका आशिक यहाँ रंगरेलियां मना रहे थे। दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। सुहेल ने गुस्से से उन दोनों की तरफ इशारा कर फुंकारते हुए कहा। अविनाश जी और पूजा जी की आंखें हैरत से फट गईं। न सिर्फ उन दोनों की बल्कि सारे मेहमान एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। मायरा और कबीर दोनों ही मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम की तरह खड़े थे। कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये क्या हो गया था पल में? कबीर, मायरा, सच बताओ, क्या ये सही कह रहा है? क्या तुम दोनों यहाँ? अविनाश जी ने दोनों की तरफ देखकर पूछा। उनके लहजे में शक को अच्छी तरह महसूस किया जा सकता था। नो डैड, नहीं अंकल। मायरा और कबीर ने अभी बोलना ही शुरू किया था कि सुहेल फिर से बोल पड़ा। अरे आप क्या बोलोगे तुम लोग? मैं बताता हूँ। ये दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के ऊपर, छी, मुझे तो बताते हुए भी। पूछिए आप, क्या ऐसा नहीं था? सुहेल ने फिर से आग से बुझे लहजे में कहा। तो उसकी बात पर अविनाश जी और पूजा जी की आंखें सदमे से फैल गईं। कबीर, मेरे सर की कसम खाओ कि ये झूठ है। अविनाश जी को अभी भी यकीन नहीं हुआ था। वो आगे बढ़े और कबीर का हाथ लेकर अपने सिर पर रखते हुए बोले। कबीर ने 2 पल बात को गौर से सुना, फिर फौरन अपना हाथ खींच लिया। ये सच था कि वो मायरा के ऊपर गिरा था, पर उस तरह नहीं जिस तरह सुहेल ने कहा था। वो किस तरह झूठी कसम खा ले। अविनाश जी की आंखें बेयकीनी से फैली गई और फिर उनका हाथ उठा और कबीर के चेहरे पर निशान छोड़ गया। सभी हैरान रह गए, सबसे ज्यादा तो मायरा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। एक ही पल में ये क्या हो गया था? बेटा, माना था मैंने तुम्हें अपना, ये सिला दिया है तुमने। अगर ऐसा था तो पहले बता देते मुझे। मैं खुद तुम्हारी शादी कराता मायरा के साथ, पर तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अविनाश जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कबीर चुप खड़ा था। उसने अब कोई भी सफाई ना देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सब लोगों ने उसे कसूरवार तो मान ही लिया था। और तुम, दफा हो जाओ मेरी नजरों से मायरा। इस दिन के लिए पैदा किया था हमने तुम्हें कि एक दिन हमारा सिर शर्म से झुका दो तुम। अरे अगर ये पसंद था तो कह कर तो देखती एक बार। अविनाश जी अब मायरा की तरफ पलटे, जो जारो कतार रोए जा रही थी। अविनाश जी की बात सुनकर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। अविनाश जी रोते हुए पीछे हटने लगे। सब लोग खामोशी से यह तमाशा देख रहे थे। बस कीजिए, आप इसे क्यों कुछ भी कह रहे हैं? अरे इसी ने ही उसे बरगलाया होगा मेरी बेटी को। मैं पहले ही कहती थी मत रखो उसे यहाँ। अब देख लिया आपने नतीजा। पूजा जी ने नफरत से कहा। देखिए जी, अभी आपकी फैमिली का मैटर हो गया है। हम लोग चलते हैं, हमारा अब भला यहाँ क्या काम। चलो जी। सुहेल की माँ, जो बहुत देर से खामोश खड़ी थी, बोली और सुहेल और अपने पति को हाथ से चलने का इशारा किया और बड़बड़ाती हुई निकल गई। सुहेल ने भी एक नफरत भरी नज़र उन सब पर डाली और चला गया। सारे मेहमानों में अब कानाफूसी शुरू हो गई थी। मायरा और कबीर यूं ही सर झुकाए खड़े थे। अविनाश जी और पूजा जी खामोश खड़े थे। अब बोलने को रह ही गया था क्या भला? अरे भाई साहब, बच्चे जवान हैं, हो ही जाता है गलतियां। अब आप बड़े हैं, इस गलती को सुधार दें। मंडप सजा है, शादी करवा दे दोनों की। मेहमानों में से एक आदमी निकलकर अविनाश जी के पास आया और अपनायत से बोला तो अविनाश जी ने चौंक कर सर उठाया। और फिर जैसे अविनाश जी को एक राह सी मिल गई, वहीं मायरा और कबीर चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हो रहा था? नहीं डैड, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मायरा रोती हुई एकदम बोली। चुप करो तुम, पहले ये सब नहीं सोचा? अब और सीन क्रिएट कर रही हो? पूजा तैयार करो इसे, आज ये शादी होकर रहेगी, अविनाश जी ने सख्त लहजे में कहा और नीचे की तरफ चल दिए। सब मेहमान भी एक एक करके नीचे हॉल में पहुंच गए। कबीर भी थके कदमों से नीचे चल दिया और फिर थोड़ी ही देर में कबीर और मायरा की शादी हो गई। रात के 2:30 बजे कबीर मायरा को लेकर अपने असली घर पहुंचा था। मायरा विदाई के वक्त बिल्कुल ना रोई थी, वो पत्थर की तरह जम सी गई थी। कब कबीर ने उसकी मांग में सिंदूर भरा, कब फेरे हुए, कब उसने उसे मंगलसूत्र पहनाया, उसे कुछ खबर ना हुई थी। आते हुए वो गाड़ी की सीट से पीठ लगाकर सो गई थी। कबीर भी पूरे टाइम में किसी मशीन की तरह ही रहा। कबीर ने अपने घर के आगे गाड़ी रोक दी, पर मायरा सोती ही रही। कबीर ने उसे देखा और गुस्से की एक तेज लहर उसमें आकर गुजर गई। हे उठो! कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ सा दिया, पर वो नहीं उठी। कबीर थोड़ा चौंक सा गया। उसने चेक किया तो पता लगा वो सो नहीं रही बल्कि बेहोश हो गई है। कबीर जल्दी से गाड़ी से उतरा और घर का लॉक खोल दिया और फिर उसी तेजी से वापस आया और जल्दी से उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वो उसे लेकर अंदर आया और उसे हाल में पड़े सोफे पर लिटा दिया।
और किचन से पानी लेने भागा। उसका गुस्सा फिलहाल हवा हो चुका था। शादी की वजह से वो इतना बिजी रहा था कि कई हफ्तों से वो अपने घर भी नहीं आ सका था। घर कई हफ्तों से बंद होने की वजह से धूल से काफ़ी अट गया था। वो गिलास में पानी भरकर लाया। उसने उसके चेहरे पर छींटे मारे तो मायरा ने कसमसाकर आंखें खोली। सामने कबीर का चेहरा दिखा। वो उस पर झुका हुआ था। उसे देखते ही मायरा को जैसे सब कुछ याद आ गया था। उसने झटके से उसे खुद से दूर धकेला और उठ बैठी। कबीर उसे धक्का देने से थोड़ा पीछे हो गया था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है कबीर। मायरा गुस्से से सोफे से खड़े होते हुए गुस्से, दुख और बेबसी के मिले जुले एहसास से बोली। उसकी आवाज में खुद ब खुद आंसू उतर आए थे। कबीर ने अपनी लाल आंखें उठाकर उसे तहरम भरी नजरों से देखा, पर मायरा उसकी नजरों से बेखबर रोना शुरू कर चुकी थी। मेरे डैड ने कभी मुझसे इस लहजे में बात तक नहीं की थी, जिस लहजे में वो आज मुझसे मुखातिब थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से बचपन में ही मेरे डैड को मुझसे छीन लिया था तुमने, और आज तो मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत सब छुड़वा दिया। मायरा रोते हुए उसके सामने आती दुख और बेबसी से बोली। कबीर खामोश खड़ा उसे देखता रहा। बोलने के लिए उसके पास भी कुछ, बहुत कुछ था। क्यों हो तुम ऐसे, हाँ? मायरा ने अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर धक्का मारते हुए पूछा। कबीर आंखें भींचकर जब्त कर गया। क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला ये सब करके? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, कैसे? वो अब उसे लगातार धक्के दे रही थी। कबीर आंखें बंद करे उसे धक्के जब से बर्दाश्त कर रहा था। कैसे कर सकते हो ऐसा? वो अब उसके गिरेबान को पकड़कर उससे ही लग कर रो पड़ी थी। वो आज बुरी तरह से टूटी थी, और कबीर जो अब तक उसके धक्कों को सहन कर रहा था, उसके इस तरह करीब आ जाने से वो सॉफ्ट सा हो गया था। उसका दिल भी पिघल सा गया था। मायरा के इस तरह रोने पर फिर वो अगले ही पल संभल गया था। उसने उसे कंधों से पकड़कर एक झटके से खुद से अलग किया। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। बेबुनियादी चीज को बुनियाद बनाकर फंसाया गया है। और रही बात इस शादी की, तो तुमसे शादी करके मेरी भी जिंदगी कोई आबाद नहीं हुई है, मेरी भी जिंदगी बर्बाद ही है। कबीर भी, जो कब से भरा हुआ था, आखिर फट पड़ा। वहां के इल्जामात क्या कम थे, जो अब ये भी सब जानते हुए उसे ही गलत बोल रही थी। मायरा ने उसके अंदाज पर उसे भरी भरी आंखों से देखा और फिर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। मायरा के रोने से और शिद्दत आ गई। सही तो कहा था कबीर ने, बेबुनियादी सी चीज को बुनियाद बनाकर फंसाया ही तो गया था उन्हें। और सुहेल, उससे उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने तो उनकी बात भी नहीं सुनी थी। सब कुछ ही तो खत्म हो गया था पल भर में। अब जो होना था हो गया। अब जो कुछ है यही है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी उतना बेहतर होगा। कबीर ने उसे दोबारा रोता देखा तो उसे समझाते हुए बोला, और फिर वो वहां रुका नहीं, अपने बेडरूम में चला गया, जबकि मायरा उसी सोफे पर बैठी रह गई। उधर सब लोग अपने घर जा चुके थे, पर पूजा जी और अविनाश जी दोनों ही गम से निढाल हो गए थे। उन्होंने क्या कुछ नहीं सोचा था मायरा की शादी के लिए, लेकिन सब कुछ इस तरह हो जाएगा ये उनके वहम व गुमान में भी नहीं था। उनकी इज्जत उछल गई थी। दुख उनके चेहरे पर साफ था। फिर आखिर वो भी थके हारे कदमों से ही घर की तरफ चल दिए थे। आज बहुत कुछ खो गया था। सुबह कबीर की आंख खुली तो रात का सारा मंजर आंखों के सामने घूम गया। उसका जहन जाग गया था। वो रात को आकर यूं ही बिना चेंज किए लेट गया था, और थका हुआ होने की वजह से वो जल्दी से ही सो गया था। वो जल्दी से उठा और फ्रेश होने चल दिया। अचानक से उसे इन कपड़ों में उलझन सी हो गई थी। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसे मायरा का ख्याल आया। वो टॉवल को बेड पर फेंकता हॉल में आ गया। मायरा सोफे पर सिकुड़ी सिमटी सी लेटी थी। उसने अपने दुपट्टे को ही चादर की तरह खुद पर डाला हुआ था, पर दुपट्टा नेट का था, जिससे उसे कोई गर्माहट नहीं में पहुंच रही थी। बस तहफ्फुज का एहसास था शायद। कबीर धीरे धीरे सोफे के पास आया। इरादा उसे उठाने का था, पर फिर जाने किस एहसास के तहत रुक गया। उसने ध्यान से मायरा को देखा। वो सोते हुए बेहद मासूम लग रही थी। रोने की वजह से उसका सारा मेकअप खराब हो गया था, पर माथे पर सजा सिंदूर बेहद ताजा सा लग रहा था। उसका खाने से खराब लाल लहंगा सोफे से लटक कर थोड़ा नीचे जमीन को छू रहा था। नेट के दुपट्टे से उसकी पतली सी गोरी कमर साफ चमक रही थी, जिस पर बना लव फेरी का टैटू भी बेहद नुमाया था, जो उसने बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनवाया था, और वो अक्सर उसकी शॉर्ट टी शर्ट से झांका करता था।
पर कबीर ने गौर से पहली बार ही देखा था। कबीर 2 पल उसके हुस्न में खो सा गया। कबीर ने मायरा को कभी इस नज़र से नहीं देखा था। पर कहते हैं ना कि शादी के रिश्ते में एक अजीब सी कशिश होती है जिससे इंसान चाहकर भी नहीं बच पाता। कबीर अनजाने तौर पर ही कई पल उसे निहारता रह गया। फिर अचानक ही अपनी नज़रों का एहसास हुआ तो चौंक कर सीधा हुआ और उससे नज़र हटा ली। वो अपनी हालत पर खुद ही हैरान रह गया। वो ऐसा तो था नहीं। ए उठो, चलो। कबीर ने खुद के लहजे को सख्त बनाकर उसके कंधे को हिलाते हुए कहा तो मायरा ने हल्की सी आंख खोलकर देखा। उसे सामने कबीर ही दिखा और इसी के साथ उसके दिमाग में स्पार्क हुआ। वो फौरन उठ बैठी। रात को रोते रोते ना जाने किस बाहर वो वहीं सो गई थी। मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लो। कबीर ने उसके चेहरे से निगाह हटाते हुए कहा और चाबी उठाकर बाहर निकल गया। मायरा अलकसाई सी उठी और उसके पीछे चल दी। उसके जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर आ बैठी। सब कुछ फिर से याद आ गया था। उसका दिल फिर से भर आया था। उसने मुश्किल से खुद को रोने से रोका। रोने से क्या ही होना था। फिर वो एक एक करके खुद की ज्वेलरी को से आज़ाद करने लगी। अब उसके गले में सिर्फ मंगलसूत्र रह गया था। वो रुककर अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को ध्यान से देखने लगी। कैसा खेल खेला था ना किस्मत ने। मेहंदी और हल्दी किसी और के नाम की लगाई और मंगलसूत्र और सिंदूर किसी और के नाम का पड़ गया था उसके गले में। उसके होठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट आ गई। शायद ये मुस्कुराहट अपनी किस्मत पर थी। उसने सिर झटका और बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल दी। अब उसका ध्यान घर पर गया। ये 2 कमरों का एक छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे, एक हॉल, किचन और बाहर की तरफ एक लॉन टाइप थोड़ी सी जगह थी। वहीं एक झूला भी लगा था। घर में सामान काफ़ी कम था। मायरा ने कुछ ही देर में ये अंदाज़ा लगा लिया था वो यहाँ कभी बचपन में आई होगी शायद, कि अपनी याददाश्त में तो उसे ऐसा कुछ याद ना था। वो अभी देख ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने कबीर हाथ में काफ़ी सामान लिए खड़ा था। वो सामने से हट गई। वो सामान लेकर किचन की तरफ बढ़ गया। मायरा भी उसके पीछे ही आ गई। वो अब सामान को रखने लगा था। मेरा रूम कौन सा है? मायरा ने अपने पुराने लहजे में पूछा। उसने अब सोच लिया था कि वो कबीर के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाएगी। एक ही रूम है, दूसरा वाला रूम फिलहाल स्टोर रूम है। वो उसकी तरफ पलटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, व्हाट? तो फिर मैं कहाँ रहूँगी? वो हैरानी से अपनी आंखें फैलाकर पूछने लगी। सड़क पर। कबीर ने आराम से जवाब दिया तो मायरा ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। अगर उस रूम में ही नहीं रहना तो बेशक सड़क पर रह सकती हो, आई डोंट माइंड। कबीर के लहजे में तंज था। व्हाट द हेल? वो गुस्से से और भी बहुत कुछ बोलने वाली थी कि कबीर ने रोक दिया। ये मेरा घर है। अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। ये तुम्हारे डैड का घर नहीं है जहाँ तुम बेवजह की जिद करती थी और वो पूरी भी हो जाती थी। ये मेरा घर है और अब तुम्हें यहीं रहना है। इस बात को अपने छोटे से दिमाग में घुसा लो। कबीर ने उसके होठों पर उंगली रखकर वार्निंग भरे लहजे में कहा। मायरा उसके अंदाज पर हैरान रह गई। ये वो वाला कबीर तो नहीं था जिसे वो जानती थी। ये तो कोई और ही कबीर था। वो हैरत से उसे घूरे जा रही थी। उसकी उंगली अभी भी मायरा की गुलाबी मुलायम होठों पर थी। एहसास होने पर उसने फौरन अपना हाथ खींच लिया। मुझे घूरने में अपना टाइम मत वेस्ट करो। तुम्हें अभी घर भी साफ करना है। कबीर ने वापस पलटते हुए ठंडे अंदाज में कहा और उसे एक नया हुक्म सुना दिया। क्या कहा? मैं सफाई करूँगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? मैंने आज तक कभी सफाई नहीं की और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मायरा इस नए हुक्म पर बिफर ही तो गई थी। आज तक तुमने क्या किया क्या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तुम अपने घर में थी, यहाँ तुम मेरे घर में हो और मेरी बीवी हो, तो जैसा मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना। कबीर उसे जताता हुआ बोला। वरना क्या? वरना क्या करोगे तुम? मायरा ने आईब्रो चढ़ाकर गुस्से से पूछा। वरना बाहर का रास्ता वो रहा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि अब तुम अपने घर नहीं जा सकती, कबीर ने बेहद आराम से कहा। मायरा के कंधे एकदम ढीले हुए। उसने बेबसी से कबीर को देखा। वो सही कह रहा था। वो घर भी नहीं जा सकती थी, बाकी और वो कहीं रह भी नहीं सकती थी। वो पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। कबीर को ना जाने क्यों उसकी बेबसी पर खुशी सी हुई। कभी वो भी यूं ही बेबस हुआ करता था उसके सामने। वो कबीर का ही ट्राउज़र और टी शर्ट पहने डाइनिंग टेबल पर आ बैठी, क्योंकि उसका सामान ऐसी सिचुएशन में लाना याद ही नहीं रहा था।
कबीर के कुछ कपड़े यहाँ मौजूद थे। उन्हीं में से मायरा ने कपड़े पहन लिए थे। कबीर ने खामोशी से खाना निकालकर टेबल पर रखा और खाने को देखकर मायरा को एकदम ही अपनी भूख का एहसास हुआ। खाने के लिए ही तो उसने कबीर को बुलाया था और ये सब हो गया। उसकी आंखों में फिर से पानी जमा होने लगा। खा लो, भूखे रहने से मसले हल नहीं होते हैं, कबीर ने खाना खाते हुए कहा। मायरा ने भरी भरी आंखों से कबीर को देखा और वो आराम से खाना खा रहा था। मायरा को उसके अंदाज पर गुस्सा आ गया। तुम इतने आराम से कैसे रह सकते हो? मायरा तल्ख लहजे में बोली। तो क्या करूं, रोता रहूं तुम्हारी तरह? जो हो चुका है उसे ना तुम बदल सकती हो ना मैं। सच्चाई यही है कि अब हम दोनों एक रिश्ते में बंध चुके हैं। अब चाहे तुम रो लो या चीख लो, ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। कबीर ने चम्मच प्लेट में पटका और उसकी तरफ देखकर बोला। मायरा सहम सी गई। उसके लिए कबीर का ये अंदाज बिल्कुल नया था। उसने तो हमेशा कबीर को चुपचाप ही देखा था। वो उसे कभी भी बोलती तो वो चुप ही रहता था। आज उसका इस तरह बोलना उसे हैरान कर रहा था। फिर उसने चुपचाप से झुकाकर खाना शुरू कर दिया। आंसू जो आंखों में थे वो आंखों में ही रह गए। मायरा खाना खाकर आखिर वो मन मारकर सफाई के लिए उठ ही गई। अब जो था यही था और ये उसे ही करना था। वो झाड़ू से सफाई करने लगी। ये वो पहली बार कर रही थी। उसे बार बार छींक आ रही थी। ये बुरे बुरे मुंह बनाकर सफाई कर रही थी, जो उसे करनी भी नहीं आ रही थी, कि उसने कभी की ही नहीं थी। आह! कबीर हाल की सफाई कर रहा था। तभी उसे मायरा की चीख सुनाई दी। वो घबरा कर कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मायरा भागती हुई आई और कबीर के गले लग गई। और लगी क्या थी, लगभग उस पर चढ़ ही गई थी कि उसने अपने पाँव भी ऊपर उठा लिए। कबीर उसके लिए तैयार नहीं था। वो थोड़ा लड़खड़ा गया और उसने बरबस ही उसे कमर से पकड़ा, वरना वो खुद भी गिर जाता शायद। उसे एकदम समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने खुद पर चढ़ी हुई मायरा को देखा, जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हुआ? उसने मायरा की बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस करके पूछा। वहाँ लिजार्ड है, मायरा ने उसकी गोद गोद में चढ़े हुए आंखें बंद किए हुए कहा। तो कबीर ने गहरी सांस खारिज की। वो तो घबरा ही गया था मायरा के इस तरह चीखने और गले लगने पर। उतरो नीचे, कबीर ने झटके से उसकी कमर से हाथ हटाते हुए कहा। मायरा को अचानक ही एहसास हुआ कि वो उसके गले लगी हुई है। वो फौरन ही शर्मिंदा सी होती हुई उसकी गोद से उतर गई। यहाँ बहुत छिपकली और चूहे भी हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है, कबीर ने उस पर एक सर्द नज़र डालकर कहा। मैं नहीं रह सकती यहाँ, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से, वो जल्दी से बोली। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, यहीं रहना है तुम्हें? एक बार में समझ नहीं आता तुम्हें? जाओ, जाकर सफाई करो। कबीर चिढ़ गया था उसकी बात सुनकर, इसलिए सख्त लहजे में बोला। मायरा बिल्कुल रोने के लिए तैयार हो गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से को जब्त करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, तुम यहाँ की करो सफाई, मैं वहाँ की करता हूँ। कबीर को आखिर उस पर तरस आ ही गया। कबीर कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि मायरा उस हॉल को देखने लगी थी जहाँ कबीर काफ़ी सफाई कर चुका था। आगे क्या होने वाला है इन दोनों के साथ, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।